डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। इस टॉपिक में हम जो चीज़ें लर्न करेंगे, सबसे पहले हम सेकेंडरी ग्रोथ को डिफाइन करेंगे, फिर हम वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का सेकेंडरी ग्रोथ में रोल स्टडी करेंगे, फिर हम ग्रोथ रिंग्स को डिफाइन करेंगे कि ये क्या होते हैं, फिर हम हार्डवुड और सैपवुड को डिस्कस करेंगे और इन्हें डिफाइन करेंगे, और एंड पर हम कैलस फॉर्मेशन या वाउंड हीलिंग इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात ये कि जब एपिकल मेरिस्टम की सेल डिवीजन से नए स्टेम और नए रूट बनते हैं या इनकी ब्रांचेस बनती हैं, तो हम इसे कहते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ हो रही है और जो टिश्यू बनता है वो प्राइमरी टिश्यू है। इस तरह से एपिकल मेरिस्टम जो कि टिप्स ऑफ रूट एंड शूट पर मौजूद होती है, उसके नतीजे में प्राइमरी टिश्यू ऑफ स्टेम एंड रूट बनता है और ये प्राइमरी ग्रोथ होती है। एक दफ़ा जब प्राइमरी ग्रोथ के नतीजे में नए स्टेम और रूट या उनकी ब्रांचेस बन जाती हैं, तो उसके बाद स्टेम और रूट दे बिगिन टू थिकन। फिर उसके बाद इनमें मोटाई का अमल शुरू होता है। ये जो थिकनिंग का प्रोसेस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, और इस एक्टिविटी के नतीजे में प्लांट की गिर्थ में यानी प्लांट की मोटाई में, उसके डायामीटर में इजाफा होता है। ये जो इजाफा होता है प्लांट की गिर्थ में ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जो है, ये जो वुडी पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, यानी वुड बनाने वाले ऐसे प्लांट्स जिनकी ज़िंदगी कई साल होती है। पेरिनियल का मतलब होता है कई साल तक जिंदा रहने वाले, जैसे कि ट्रीज हैं, शरब्स हैं और वाइन्स हैं। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ वाज़े तौर पर होती है। शरब्स झाड़ियों को कहते हैं। दरख्त जो है जिसमें तना लंबा हो जाए, लेकिन शरब वो होती है जिसमें तना लंबा ना हो लेकिन प्लांट की ब्रांचेस कम लेंथ के ऊपर फैलती चली जाए, तो उसे शरब कहते हैं। जबकि वाइन्स बेलों को कहते हैं, जो कि ज़्यादा सख्त मोटा स्टेम नहीं बनाती, बल्कि उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो सॉफ्ट सी रहती हैं और दूसरे दरख्तों के ऊपर या सहारों के ऊपर वो ग्रो करती चली जाती हैं। इसे हम बेल भी कहते हैं उर्दू में और वाइन्स कहते हैं इंग्लिश में। सेकेंडरी ग्रोथ को डिफाइन करने के बाद अब हम डिटेल में देखते हैं कि वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का सेकेंडरी ग्रोथ में रोल क्या है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है, ये वस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम के सेल्स में सेल डिवीजन की वजह से होती है। इन टिश्यूज के सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो प्लांट की मोटाई में या गिर्थ में इजाफा होता चला जाता है। ये जो वस्कुलर कैम्बियम होती है, ये स्टार्ट में जब नया प्लांट बनता है और उसकी जो पहली प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनती है, उसके अंदर इन दोनों के दरमियान, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में एक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का सिलेंडर के तौर पर ये वस्कुलर कैम्बियम अपीयर होती है। यानी इसके सेल्स जो होते हैं, जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के सेल्स होते हैं, वो फिर एक दफ़ा बनने के बाद डिवाइड नहीं करते, लेकिन इन दोनों के दरमियान में एक लेयर लंबाई के रुख में, जिसे सिलेंडर कहते हैं, मौजूद होती है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स।
और इन सेल्स को हम वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। वस्कुलर कैम्बियम के सेल्स जो हैं जब डिवाइड करते हैं तो दो तरह के टिश्यूज बनवाते हैं। एक अपनी इनर सरफेस की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं और अपनी आउटर सरफेस की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है प्लांट की पूरी लाइफ में कि वस्कुलर कैम्बियम के सेल्स डिवाइड करते हैं, अपनी अंदर वाली साइड की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं और बाहर वाली साइड पर सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं। ये भी ध्यान में रखिए, मैंने पहले बताया कि जब पहली दफा कोई भी ब्रांच बनती है या प्लांट का पहला स्टेम बनता है तो उसमें जो जाइलम और फ्लोएम बनती है वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कहलाती है। इन दोनों के दरमियान में डिवाइडिंग सेल्स यानी डिवीजन की सलाहियत रखने वाले सेल्स जिन्हें वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं वो मौजूद होते हैं और ये वाले सेल्स डिवाइड करके जाइलम और फ्लोएम ही बनाते हैं। लेकिन अब जो जाइलम और फ्लोएम बनती है उसे हम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। ये सेकेंडरी जाइलम है जो कि स्टेम की थिकनेस में इजाफे का बुनियादी सबब है। जो सेकेंडरी जाइलम बनती चली जाती है स्टेम की थिकनेस में इजाफा होता चला जाता है। ओवर द इयर्स हम देखते हैं कि स्टेम वुडी स्टेम्स जो होते हैं वो थिकर होते चले जाते हैं क्योंकि उनकी वस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम की लेयर पर लेयर बनाती चली जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपके जहन में काफी देर से ये सवाल पैदा होता होगा कि ये जो वस्कुलर कैम्बियम है और कॉर्क कैम्बियम है ये कहां पर होती है। तो अभी हम ये इन डायग्राम्स की मदद से स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम पे, जिसका हमने अभी पिछले पूरे टॉपिक के अंदर बार बार डिस्कस किया है जिन चीज़ों को, उनके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेम जो है बाहर से अंदर की तरफ हम इसके स्ट्रक्चर्स देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टिश्यू है स्टेम में ये कॉर्क आता है। कॉर्क के अंदर कॉर्क कैम्बियम मौजूद है। ये जो दोनों हिस्से हैं इनको मिला के हम पेरिडर्म कहते हैं और इससे अगला हिस्सा जो है ये दिस लेयर इज ऑफ लिविंग फ्लोएम। ये लिविंग फ्लोएम और पेरिडर्म मिलकर हम इस हिस्से को बार्क कहते हैं। इससे अगला जो हिस्सा है इसमें फिर वस्कुलर कैम्बियम आती है। ये वस्कुलर कैम्बियम है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसके सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं और ये सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो यूं अंदर की तरफ वाले हिस्से में जाइलम और बाहर वाले हिस्से में फ्लोएम बनवाते जाते हैं। और इस डायग्राम में, दूसरी डायग्राम में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर है लेकिन एक और एंगल से दिखाया गया है कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये दैट इज कॉल्ड कॉर्क। फिर इसके अंदर वाली साइड पे ये कॉर्क कैम्बियम के सेल्स हैं। उसके अंदर वाली जो लेयर है उसमें फ्लोएम मौजूद है। ये फ्लोएम लिविंग फ्लोएम है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है। इसके ये जो दो लेयर्स हैं कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और लिविंग फ्लोएम, ये मिलकर हिस्सा बनता है बार्क। अब इसके बाद ये ग्रीन कलर की जो लेयर दिखाई गई है दिस इज कॉल्ड द वस्कुलर कैम्बियम। इसके सेल्स में डिवीजन की सलाहियत होती है। ये जितना भी बाकी का स्टेम है इसके अंदर किसी भी और टाइप के सेल्स डिवाइड नहीं करते।
लेकिन ये सेल्स जो हैं डिवाइड करते रहते हैं, और ये जो प्लांट की पूरी लेंथ में, गिर्थ में, मोटाई में इजाफा होता रहता है उम्र के साथ साथ, इसकी वजह ये वस्कुलर कैम्बियम होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ग्रोथ रिंग्स। ये जो सेकेंडरी जाइलम बनती है बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम, तो ये सेकेंडरी जाइलम जो है प्लांट के स्टेम के अंदर, इसकी जो अपीयरेंस होती है, इसकी जो लेयर्स बाय लेयर्स बनती चली जाती हैं, वो ग्रोथ रिंग्स की फॉर्म में अपीयर होती हैं। अगर आपने कभी लकड़ी कटी हुई देखी है या गौर किया है उसके ऊपर कि कभी भी किसी प्लांट, बड़े ट्री के स्टेम को काटा जाए तो उसकी लकड़ी के अंदर हमें रिंग्स नजर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो ये जो रिंग्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एनुअल रिंग्स, क्योंकि हर 1 साल में एक रिंग बनता है। यानी 1 साल में जो वस्कुलर कैम्बियम है वो एक नई जाइलम और नई फ्लोएम की लेयर बना देती है। नतीजा क्या होता है कि 1 साल की एक्टिविटी से एक रिंग बनता है। यही वजह है कि अगर हम किसी पुराने दरख्त को काटें और उसके रिंग्स को काउंट करें तो हमें दरख्त की उम्र का अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हम 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस समझते हैं। पहली बात ये कि ग्रोथ रिंग्स क्या होते हैं, और दूसरी बात ये कि हम एक ग्रोथ रिंग्स की मदद से एक दरख्त की उम्र का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। तो अजीज तलबा, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है हार्टवुड और सैपवुड। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि हर सालाना एक्टिविटी में वस्कुलर कैम्बियम नई जाइलम और नई फ्लोएम बनाती रहती है। तो ये जो जाइलम होती है, इसका काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। क्या जितनी भी जाइलम प्लांट की बर्थ से लेकर बूढ़ा होने तक कई ग्रोथ रिंग्स बनने के बाद, क्या वो तमाम की तमाम जाइलम एक्टिव होती है और उसमें से वाटर कंडक्शन होती रहती है? ऐसा नहीं है, बल्कि ज़्यादातर जो दरख्त होते हैं उनमें कंडक्शन ऑफ वाटर और डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस सेकेंडरी जाइलम करती है, लेकिन अपने एक लिमिटेड आउटर या यंगर पोर्शन के थ्रू। जो ओल्ड जाइलम होती है वो कंडक्शन का काम छोड़ देती है। इस तरह से अमली तौर के ऊपर जू ट्री ओल्ड होता चला जाता है, उसमें चंद या फ्यू एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऐसे होते हैं विच आर एक्टिव इन कंडक्शन ऑफ वाटर। ये जो एक्टिव पोर्शन होता है वुड का या स्टेम के अंदर का जो हिस्सा है, जो कि एक्टिवली वाटर और सॉल्यूट्स को कंडक्ट कर रहा होता है, दिस पोर्शन ऑफ वुड इज कॉल्ड सैप वुड। जबकि इनर पोर्शन जो कि नॉन कंडक्टिव है और इनएक्टिव हो गया है कंडक्शन के प्रोसेस के लिए, दैट पोर्शन इज कॉल्ड हार्ड वुड। ये जो हार्ड वुड होती है ज़्यादातर स्पीशीज में, ये फिर चूंकि बुनियादी काम जो इसका था कंडक्शन का वो छोड़ चुकी होती है, तो इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ केमिकल्स स्टोर होते चले जाते हैं, जैसे कि रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स और टैनिन्स। इसकी वजह से ये वुड ज़्यादा हार्ड हो जाती है और इस वजह से ये वुड जो है ये डिके के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, इंसेक्ट अटैक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। मिसाल के तौर पे आप बहुत सारी वुड्स को जानते हैं कि जब दरख्त काटा जाता है, अंदर से लकड़ी निकलती है, तो उसके अंदर का जो हार्ड वुड वाला पोर्शन होता है वो कंपैरेटिवली डार्कर रीजन में अपीयर होता है और
उसे हम हार्डवुड कहते हैं और वो ज़्यादा सख्त होता है। मिसाल के तौर पर रेड सीडर वुड है, कॉनिफर्स हैं, चीड़ के दरख्त हैं, चीड़ की लकड़ी आपने देखी होगी, सीडर की लकड़ी देखी होगी। तो ये जो हैं मुख्तलिफ जो वुड्स हैं उनसे हमें हार्डवुड और सैपवुड की डिफ्रेंसिएशन का पता चल जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सैपवुड और हार्डवुड में क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सैपवुड और हार्डवुड हैं, इस डायग्राम में जहाँ पे स्टेम के सारे स्ट्रक्चर्स जाहिर हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो दरमियान का पोर्शन है एक दरख्त के तने का, तो दिस इज़ दी हार्डवुड। ये कंपैरेटिवली डार्क रीजन है, जबकि ये जो उसी के गिर्द सॉफ्टर पोर्शन ऑफ वुड है दैट इज कॉल्ड दी सैपवुड। इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे भी ये हमें ये सेंट्रल पोर्शन पूरा नजर आ रहा है दैट इज ऑफ हार्डवुड, और इसके गिर्द ये जो पोर्शन है इतना, दिस इज ऑफ सैपवुड। अगर आप लकड़ी कटी हुई भी देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कुछ पोर्शन डार्कर होता है और उसके साथ में कुछ पोर्शन लाइट कलर का होता है, दैट इज हार्डवुड एंड सैपवुड। हार्डवुड जो है वो कंडक्शन ऑफ वाटर के मामले में एक्टिव नहीं होती, जबकि सैपवुड जो है वो एक्टिव होती है कंडक्शन के काम में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो कैम्बियम होती है इसके सेल्स का एक काम तो हमने देख लिया कि सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, लेकिन इसका एक और काम भी है, वो है कि जब प्लांट का कोई हिस्सा वाउंडेड हो जाए, कोई जख्मी हो जाए या कट हो जाए, तो उसके गिर्द हीलिंग टिश्यू बनाना, जिसे हम कैलस कहते हैं, ये काम भी कैम्बियम का होता है। इस प्रोसेस में कैम्बियम के सेल्स जो हैं ये डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके एक पेरेन्काइमेटोस टिश्यू डैमेज्ड सरफेस के गिर्द बना देते हैं। ये जो टिश्यू इस तरह का सॉफ्ट सा टिश्यू वाउंड के या डैमेज हिस्से के गिर्द बनता है, इसे कहते हैं कैलस। इसके अलावा जब बर्डिंग का प्रोसेस हो रहा होता है या हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं, जैसे कि दो ब्रांचेस को आपस में कलमे बनाकर अटैच कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है इसमें भी कुछ देर के बाद दोनों ब्रांचेस के दरमियान में एक टिश्यू डेवलप होता है जो दोनों को अटैच कर देता है या जोड़ देता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड कैलस। तो कैलस के दो फंक्शंस हो गए, एक वाउंड की हीलिंग और दूसरा ग्राफ्टिंग और बडिंग के वक्त ब्रांचेस को यूनाइट करना।